ओके बच्चों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम DSSB के प्रीवियस ईयर मतलब इसी साल 2011 के और 2021 और 2020 के प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन आपके सामने लाएंगे और आप उससे सीखना कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्लास अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आप लोगों तक मैथ्स के नए नए कंसेप्ट पहुंच सके। तो क्लास जैसे कि मैंने आपको कहा था, मार्केट में जैसा चल रहा है कि हर चीज के लिए ट्रिक बना रखी है, वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना तो ट्रिक्स फेल हो जाएगी, इसीलिए कंसेप्ट का जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा है मैथ कंसेप्ट एकेडमी। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने लाया हूं DSSB का 2021 का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन तो इंटरनेट पे बहुत जगह मिल जाएगी, यूट्यूब पे हर कोई सॉल्यूशन डाल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे सॉल्यूशन किससे डालूं, कंसेप्ट से डालूं। चलो देखो, उसने कहा एक मनी दो गुना बन गई, तो मतलब मान लो प्रिंसिपल था x, वो दो गुना बन गई, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2x। कितने साल में? 8 साल में। और ये केस था सिंपल इंटरेस्ट का। दूसरे केस में मनी बन गई 4 टाइम्स, प्रिंसिपल है x, तो अमाउंट हो जाएगा 4x, और कितने साल में? 2 साल में। ठीक है ना। अब और ये केस है CI का, तो यहाँ पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, हमने मान लिया R1, और यहाँ पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, हमने मान लिया R2। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इन दोनों का मतलब R1 और R2 का रेशियो निकालो। तो क्लास ये कंसेप्ट में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो, मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना कुछ लिख रहा हूं, वरना डायरेक्ट करता है, ठीक है ना, वो भी बताऊंगा कैसे करेंगे। देखो, मतलब करूंगा ये लेकिन स्पीड से। देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज समझो, मान लो x आपने जमा किया था और 2x आपको मिल रहा है, तो आपको ब्याज कितना मिल रहा होगा? x ही मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि 2x में से x जाएगा x। मान लो आपने 100 रुपए जमा करे और अब वो 200 रुपए हो गए, तो कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। माइनस करोगे ना, चलो ठीक है। तो SI का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। SI कितना है? x, P कितना है? x, R आपको नहीं पता, और T कितना है? 8/100। तो R1 आ जाएगा 100/8, पहला आंसर R1। अब R2 निकालो। तो इसके लिए मुझे CI की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है। देखो, यही तो मैं समझा रहा हूं कि आपको याद नहीं करना है कुछ चीज, आपको चीजें समझनी है, ठीक है ना। चलो रख दो, a की जगह 4x, p की जगह x, 1 प्लस R/100 की पावर टाइम कितना है? 2। किससे चल जाएगा? ये स्क्वायर उधर आके स्क्वायर रूट होगा 2, 1 प्लस R/100, 1 आके माइनस होगा 1 इक्वल टू R/100, तो R इक्वल टू 100। तो R क्या आ गया आपका? 100 आ गया। R मतलब R2, क्योंकि हमने इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को R2 माना। अब पेपर में कह रहा है कि R1/R2 निकालो। R1 कितना है? 100/8, और R2 कितना? 100, तो 1/8। दिस इज अवर आंसर। और क्लास अगर यही क्वेश्चन मान लो, देखो ये तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन मैं आपको दूसरे तरीके से करा के दिखाऊं। देखो, मैंने कहा ना मल्टीपल अप्रोच से आंसर दिखाऊंगा आपको। ये आपको समझ आया, अच्छी बात। अब देखो, आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आप चाहते तो। कैसे? कि मान लो 100 रुपए जमा किए थे, 200 हो गए, कितने साल में? 8 साल में। तो ब्याज मिला कितना? 100 रुपए, कितने साल में? 8 साल में। 8 साल में। यहाँ पे 100 रुपए जमा किए थे, 400 हो गए, कितने साल में? 2 साल में। तो ब्याज कितना मिला? 300, कितने साल में? 2 साल में। ठीक है ना। देखो, 4 टाइम्स हो गए, तो ब्याज मिला 300 2 साल में। अब देखते रहना। अब एक चीज समझना, यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे। कैसे निकालोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, और यहाँ पे भी करोगे A का फॉर्मूला, है ना। देखो, घूम के आप वहीं आओगे, नंबर से करो चाहे वेरिएबल से करो, आप घूम के वहीं आओगे, इसीलिए पहला वाला मेथड बेस्ट है। ओके क्लास, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो देखो, मैंने आपको पहले ही कहा ट्रिक से मैं करा सकता हूँ, मैं करा रहा हूँ काफी क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन पहले मैं कंसेप्ट को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। तो देखो, एक आदमी ने 2 रेडियो बेचे सेम प्राइस पे, तो इसका सेलिंग प्राइस अगर x होगा तो इसका भी सेलिंग प्राइस कितना होगा? x ही होगा, ठीक है ना। या छोड़ो, आप याद रखना कि सेलिंग प्राइस सेम है। थोड़ा और आसान करते हैं।
तो मान लिया इसका CP x है और उसका CP y है। उसने ये कहीं पे भी नहीं कहा कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो हमें नहीं पता कि दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है ना। चलो, एक को उसने बेचा 20% लॉस पे, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 80% ऑफ x। ये चीज सीख लो क्लास, कितना आसान है। सेलिंग प्राइस कुछ नहीं होता, जितने परसेंट लॉस या प्रॉफिट में कर रहा हो 100 में ऐड कर देते हैं। 20% लॉस था तो टोटल होता है 100 में से 20 गया 80, तो 80/100, ठीक है ना। तो उस तरफ आते हैं, तो उस तरफ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 25% प्रॉफिट है, तो यानी कि 125/100 ऑफ y। ये आसान है, अब देखते रहना। टोटल उसने क्वेश्चन में दिया था दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि 80/100x इक्वल टू 125/100y। 100 से 100 गया, 5 से 16, 5 से 25, तो x अपॉन y इक्वल टू 25/16, यानी कि कॉस्ट प्राइस के दोनों का रेशो आ गया, ठीक है ना। अभी के लिए फिलहाल मैं मान लेता हूं कि इनके कॉस्ट प्राइस यही है, क्या कि x वाले का कॉस्ट प्राइस 25 था और y वाले का कॉस्ट प्राइस 16 था। अभी के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं, सुनते रहना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 41। अब सेलिंग प्राइस निकाल लो, ये 80% था इसका, 25 का 80%, 25 चौक 20 रुपये। उधर आ जाओ, ये 125% है, 16 का 125, 25 पंजे 25 चौक 4 चौक 20, तो 40 रुपये। यानी कि सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 41 रुपए का उसने सामान खरीदा और 40 रुपए में बेच रहा है। 41 रुपए का उसने सामान खरीदा, 40 रुपए में बेच रहा है, तो नुकसान हुआ है। नुकसान कितना हुआ 1 रुपए का, और अपॉन में क्या रखते हैं सीपी कितना 41 मल्टीप्लाई 100। अब इसे सॉल्व करोगे तो 41 2 जा, तो 2.44 इज अवर आंसर। तो क्लास ये है सबसे बेसिक तरीका जो कि हमने पढ़ा है। ओके क्लास, जैसा कि मैं आपको डे 1 से कहता आ रहा हूं कि कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रटा रटाया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो देखो सुनना क्या कह रहे हैं। उसने कहा एलसीएम ऑफ 3 नंबर, हमें नहीं पता तीनों नंबर क्या है, कितना है x गुणा y गुणा z। एचसीएफ बताओ। अब देखो दिमाग लगाना, सुनना। एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, एलसीएम ऑफ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ वही नंबर, किसके बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो सुनना, इन 3 नंबर का एलसीएम कितना दे रखा है x गुणा y गुणा z। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर पूछा है। अब देखो यहां फंस गए ना आप, फंस गए, क्योंकि बना बनाया फॉर्मूला लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ नहीं रख सकता, क्योंकि एचसीएफ 2 का पूछ रहा है। तो देखो अब दिमाग लगाओ, सुनना। मानो मैं एक नंबर लिखता हूं 3, 5 और 7, इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 5 से 35 और 7 पर 35 और 3 105। तो आपने क्या देखा, 3, 5 और 7, इन तीनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। मतलब 3, 5, 7 किसी एक नंबर के पहाड़े में नहीं आते, 1 को छोड़ के किसी भी नंबर के पहाड़े में नहीं आते। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अब अगर मैं इनमें से किसी 2 का एचसीएफ निकालता हूं, तो सुनते रहना, एचसीएफ आएगा 1। सुनना क्यों? मैंने एलसीएम एचसीएफ सीरीज करा रखी है, इस स्टेज में मैं वो नहीं बना रहा क्योंकि मैं करा चुका हूं। जिसको देखना है वहां जाके देख लो। तो एचसीएफ क्या होता है? वो नंबर जो इन दोनों को भाग कर दे। तो मैंने अभी कहा इन दोनों में, इन तीनों में इवन कोई भी कॉमन मल्टीपल है नहीं, तो इन दोनों को कोई भी एक अकेला नंबर डिवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1। और ये हमने याद भी कराया था क्या, कि एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज 1। ये याद करना होता है कि प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1। तो क्लास मेरी एचसीएफ एलसीएम की सीरीज में जाओ, सेम लाइन मैंने लिखी हुई है, और यही क्वेश्चन 2021 के पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में आया है। तो यानी कि मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं। अब जिसने पढ़ना है वो अच्छे पढ़ेगा, नहीं पढ़ना वो टाइम पास करेगा। ओके क्लास, तो देखो कैसा क्वेश्चन है। उसने कहा एक सर्कल है,
सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया दे रखा है कितना 12√3। तो सबसे पहले तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता चाहिए। √3/4 a स्क्वायर बराबर 12√3, a स्क्वायर बराबर 48, a बराबर 4√3। अब लेकिन वो पूछ रहा है सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसके लिए आपको आर पता होना चाहिए। तो इसके आर का फॉर्मूला होता है a/√3 यानी कि 4√3/√3 यानी कि 4। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा 4 यानी कि 16 पाई। ये क्लास मैंने सब करा रखा है, वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो और आपको बहुत मदद मिलेगी इन सबसे। ओके क्लास, तो देखो क्वेश्चन है आपके पास कि डाउन स्ट्रीम कितने घंटे 6 घंटे, अप स्ट्रीम कितने घंटे 8 घंटे। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्लास याद रखना नदी के दिशा में फ्लो करना, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और हमने पढ़ा रखा है डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x+y और अप स्ट्रीम में स्पीड होती है x-y। और बताया था x हमेशा होता है किसका बोट का या स्विमर का जो तैर रहा है, और y किसका होता है रिवर का। तो ये चीज़ें हमने बता रखी है, जिसने नहीं करा मेरा स्पीड एंड टाइम वाले सेक्शन में जाके देख सकता है, ठीक है ना। चलो आगे, और इन्होंने रिवर की स्पीड दे रखी है, y दे रखी है 4, तो यहाँ y की जगह 4, y की जगह 4। अब दोनों ही केस पे डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस d मान लिया और यहाँ पे भी डिस्टेंस d मान लिया। अब दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर दोनों केस में डिस्टेंस d है तो हम डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर देते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, बस। अब सॉल्व कर दो इसे, 2 तिया 2 चौक 3x + 12 बराबर 4x - 16, इधर लाओगे -x बराबर -28, x बराबर 28। तो क्लास मैं बार बार कह रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। और बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो बहुत मुश्किल वाली बात है। ओहो सॉरी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। ओके कोई नहीं, एक बार और, पता नहीं क्या हो जाता है। डाउन स्ट्रीम में दे रखा है टाइम 6 घंटे, अप स्ट्रीम में टाइम दे रखा है 8 घंटे। अब मैंने आपको सिखाया था डाउन स्ट्रीम में स्पीड होता है x+y और अप स्ट्रीम में होता है x-y, लेकिन उसने कह रखा है और मैंने बता रखा था कि x क्या होता है और y क्या होता है। उसने कह रखा है कि y क्या है 4 है, तो y की जगह 4 रख दिया। अब उसने कहा दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या है सेम है, a2 भी b2 है, तो मैं क्या करूंगा दोनों केस की डिस्टेंस निकालूंगा और दोनों को इक्वल करूंगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम इनटू स्पीड, सॉल्व करा तो मुझे किसकी स्पीड आ गई x की, और x मैंने बताया था क्या होता है बोट और स्विमर। जिसने ये नहीं समझ आ रहा वो मेरा स्पीड एंड टाइम वाला लेक्चर देख ले मेरे चैनल में जाके, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन आया टाइम एंड वर्क से और बहुत ही आसान क्वेश्चन आया आपके पेपर में। उसने कहा P + Q + R तीनों मिलके कर देते हैं 15 दिन में, और P + R करता है 40 दिन में, तो Q बताओ। तो आपको देख के ही समझ आ रहा है, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा Q, लेकिन यहाँ डायरेक्ट माइनस नहीं करते, यहाँ रेसिप्रोकल करके माइनस करते हैं। 1/15 1/40 एलसीएम आएगा 60, 15 चौके 60 नहीं 120, 15 120, 15 8 120, 40 दिया यानी कि 5/2 120, तो आ जाएगा 1/24, दैट इज 24 इज योर आंसर। तो क्लास देखो हर चीज आसान है, लेकिन उसके लिए जिसने कंसेप्चुअल अप्रोच कर रखी हो। ओके क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि टेक्स 8 आवर टू 600 किलोमीटर इफ टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, इसमें से वो 120 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रहा है ट्रेन से, और बचा कितना बचा 480 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रहा है कार से। तो उसे कितना लग रहा है 8 घंटे लग रहा है, कितना लग रहा है 8 घंटे लग रहा है। तो यानी कि टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ कार बराबर 8 घंटे। तो कैसे निकलेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की 120, ट्रेन की स्पीड हमने x मान ली, ट्रेन की स्पीड क्या मान ली x और कार की क्या मान ली y, प्लस 480/y बराबर 8। पहला क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट। अब इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, उसने कहा इट टेक्स 20 मिनट मोर, मतलब अब 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। कब, जब
यही डिस्टेंस को 600 को किस हिसाब से चल रहा है, 200 चल रहा है ट्रेन से और 400 चल रहा है कार से। तो एक 200 डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू कितना लग रहा है, देखो 20 मिनट ज्यादा, तो 8 घंटे तो पहले ही लग रहे थे, तो 8 घंटे प्लस 20/60 यानी कि 1/3, 8 या 24 1 25, 25/3। अब हमें क्या करना है क्लास, इन दोनों को सॉल्व करके x और y का रेशियो निकालना है, हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y का रेशियो निकालना है। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो इसमें से जो भी आंसर होगा उसे रख के देखो, वो सेटिस्फाई कर जाना चाहिए हमारे इस क्वेश्चन को। देखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं 4 रख के देखता हूं, 4 से जाएगा 30, 5 रख के देखता हूं, 5 से 5 नहीं 45 और 5 6 30 96, तो कितना आ जाएगा 9 3 12 126। क्या 8 के पहाड़े में 126 आता है, ऐसे देखना है। या फिर दूसरा तरीका सबसे आसान क्या है क्लास, अब मुझे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y निकालना और फिर उनका रेशियो निकालना है, तो आंसर आएगा 4:5। ओके क्लास, ये क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा रेशियो ऑफ CSA एंड TSA, मतलब CSA अपॉन TSA, वो भी किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का CSA होता है 2πRh, TSA होता है 2πr+h। ये दे रखा है 4/5, 2πr से 2πr गया, h/r+h इक्वल टू 4/5। अब हमें क्या दे रखा है, CSA दे रखा है 132, CSA दे रखा है 132। तो देखो यहाँ से आप रेशियो निकाल लो या रिलेशन निकाल लो, 5h इक्वल टू 4r+4h, तो h इक्वल टू 4r, ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ आ जाओ, CSA कितना दिया है, CSA दिया है 1 2 3 2, CSA होता है 2π 22/7 r की जगह r, h की जगह h इक्वल टू 1 2 3 2। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो h की वैल्यू रखो या फिर r की वैल्यू रखो। मैं r की वैल्यू रखूंगा, क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, h कैलकुलेट करना है। तो r की जगह h/4, देखो 2 से 2, ठीक है ना, 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ओके 11 दूनी था ना, 2 से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 6 12, 56 दूनी 108 और 7। तो देखो h² इक्वल टू 56 गुणा 2 गुणा 7, 56 को लिख सकता हूँ 8 7 56 गुणा 2 गुणा 7, 8 दूनी 16, h² है 16 किसका होता है, 4 का, और यहाँ से 7, 4 7 28 इज आवर आंसर। तो क्लास बेसिक कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन करे जा सकते हैं। ओके क्लास, देखो तो इसमें कह रहा है लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, ये बताना है। तो देखो है बहुत सारे तरीके हैं लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताने के, लेकिन सबसे आसान तरीका है 167 429 और 1011 1597 74151 और 334 537। देखो सबसे आसान तरीका था इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुणा करोगे तो देखो दिमाग लगाना, ये कितना है 1500 और ये कितना है 100 से ज्यादा ही है, तो 1500 और 100 15,000 के आसपास आएगा, मतलब उससे ज्यादा ही आएगा। और यहाँ कितना आएगा, देखो ये कितना है, देखो आपके पास ये कितना है 429 और वो कितना है 1000 के आसपास। तो अगर देखा जाए ये, अगर देखा जाए देखो 1500 और 100, तो कितना आ गया हमारे पास 1500 और 100 15,000, ये 1000 के साथ 400, 1000 के साथ 400, तो 1000 के पीछे 4 जीरो लगाओ, 1000 के पीछे 4 जीरो मतलब 400, तो कितना आ जाएगा 40 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा 40,000 के आसपास आ जाएगा। देखो यही तो सीखना आपने पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा, ये इन दोनों में चेक कर लो, 500 में 70, 5 7 35 3500 और इसमें ये, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 और तो ये आ जाएगा, ये भी 3300 के आसपास आएगा, 3400 के आसपास, ये असल ये 3500 से ज्यादा होगा। तो अब इन दोनों में चेक करना आपको कौन बड़ा, 1 0 1 1 1 5 9 7 3 3 4 5 7 3, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। देखो 1000 में 500 गुणा करोगे तो 50,000 के आसपास आएगा, 1500 में 3 गुणा करोगे तो 45,000 के आसपास आएगा। तो कौन सा बड़ा हो गया, ये, तो आंसर आ गया ये। तो क्लास आपने देखा, आपने बिना इसे सॉल्व करे करा, और हो सकता है कि आपको सॉल्व करके कराया जाए या फिर इसका कोई और तरीका आपको बताया जाए, लेकिन ये वाला तरीका भी अपनी जगह बेस्ट है और हर जगह काम करता है। बाद में बनाऊंगा तो उससे आगे कंटिन्यू हो जाता है। ओके क्लास, तो देखो ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा है। उसने कहा एक नदी है जिसकी गहराई इतनी है, उसकी चौड़ाई इतनी है और इतनी स्पीड से फ्लो कर रही है,
वो 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में डालेगी। तो याद रखना, अगर वो नदी की बात करता है या फिर ड्रेन की मतलब नाली की बात करता है जो रेक्टेंगुलर जैसी होती है, उसमें हमेशा क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगता है। क्यों लगता है क्यूबॉइड का? मानो ये नदी है, इसकी कुछ चौड़ाई होगी, इसकी कुछ गहराई होगी और इसकी कुछ लंबाई होगी, तो ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। तो अब देखो, तो आपको अल्टीमेटली क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है और आंसर वही होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, याद रखना इसकी चीज में कि जो स्पीड होती है ना, इस केस में जो स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में होता है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर उसकी स्पीड है। स्पीड मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर वो कवर कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया? लेंथ हो गया। लेकिन क्वेश्चन है पर मिनट का, तो बहुत आसान है, 1 मिनट का निकाल लेना। तो 1 मिनट का हो जाएगा 5000 बटे 60 मीटर, ठीक है ना, पर मिनट। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, L है 3, B है 35, H है 5000 बटे 60, 20 2 से 250। अब 25 और इसको गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 8750 इज योर आंसर। क्लास तो देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, उसने ये दे रखा और पूछ रहा है, देखो बहुत आसान है। ये है 0.9 की पावर 122 डिवाइडेड बाय, इसे लिख सकता हूँ, देखो आपको पता होना चाहिए 729 होता है 9 की पावर क्यूब, तो 0.729 हो जाएगा 0.9 की क्यूब। तो बस 0.9 की क्यूब की पावर 29 इक्वल टू 0.9 की पावर हमें नहीं पता क्या है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 27 के साथ 87। डिवाइड में पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। कब? जब बेस सेम होता है। तो 0.9 122 माइनस 87 इक्वल टू 0.9 की पावर x। इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 और उधर आ जाएगा 11 3 35। तो अब एक चीज देखना, यहाँ 0.9 की पावर 35 आ गया और यहाँ 0.9 की पावर x। अगर बीच में इक्वल है तो ये बेस भी इक्वल होना चाहिए और ये पावर भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आंसर आ गया x इक्वल टू 35। क्लास देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसने इसमें बॉड मास को भी इन्वॉल्व कर दिया। देखो इसको इससे डिवाइड करना होगा, इसको इससे डिवाइड करना होगा और इसको इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं? बॉड मास। तो पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसे डिवाइड कर दो तो देखो कितना आसान है, कैसे होगा? इसको इससे भाग करोगे 16 चौके 64, 16 चौके 64, 16 एकम 16 माइनस, इसको इससे भाग करोगे तो 24 दूनी 48, 48 और उधर जाएगा कितना? 48 48 7, 24 किया 72 और प्लस इन दोनों को गुणा करोगे तो गुणा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। 14 गुणा 17 कैसे करते? देखो 17 धाम 170 और 17 चौके 68, 8 6 7 13 3 ऐसे लगो 238। अब ये दोनों प्लस के आपस में जुड़ जाएंगे या सिंपल इन दोनों को माइनस ही कर दो। तो 41 में से 23 गया कितना बचेगा? 8 और 1 18, 18 प्लस 238 तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 का 86 लगो 1 3 4 और 1 5 2, तो कितना आ जाएगा? 16 इज आवर आंसर। तो क्लास याद रखना, अगर आप सिस्टमैटिक वे में चलते हो तो कभी भी गलत नहीं आएगा। ओके देखो क्लास, पहले वो 7 लोग, हमें नहीं पता उन 7 लोगों की एज का संख्या, हमने ये मान लिया 7। ये 26 साल का आदमी का एवरेज कितना था? हमने मान लिया x। अब दूसरी कंडीशन कि इस 26 साल के आदमी की जगह कोई नया आदमी आ गया और ये 7 तो वैसे ही रहेंगे, टोटल 8 ही रहेंगे। अब एवरेज इतना बढ़ गया, अब देखते रहना, इधर से इधर मल्टीप्लाई करो। ये 7 लोगों की एज प्लस 26 बराबर 8x, उधर उन 7 लोगों की एज प्लस y बराबर 15 8 120 12 प्लस 8x। अब आप क्या करो? इस 8x के उठा के यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा? देखते रहना, ये 7 लोगों की एज प्लस y बराबर 12 प्लस 8x की जगह रख दो इन 7 लोगों की एज प्लस 26, इससे चला जाएगा सॉरी, तो y बराबर 38। तो देखा आपने, हमने उन 7 लोगों की एज निकाली भी नहीं और आपने आंसर भी निकाल लिया। देखो क्लास, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ मुश्किल और कुछ बहुत आसान होते हैं। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999, लेकिन वो इन सब से डिवाइड होना चाहिए, तो ये तो होता नहीं है। अब देखो सोचने वाली बात है, ये चारों में से ही कोई आंसर होगा। अगर आप सोचना चाहो तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ऐसा नंबर जो इन चारों के पहाड़े में आता हो। तो देखो आप चेक कर लो, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 9600 एक ऐसा नंबर है जो सबसे भाग होगा, चाहे आप चेक करके देख लो, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? 9600। बाकी दूसरा तरीका जो आपको करना चाहिए, अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप इनका एलसीएम लोगे 64 48 और 80 का, तो 2 से 32 2 से 24 2 से 40 2 से 16 2 से 12 2 से 20 2 से 8 2 से 6 2 से 10 2 से 4 2 से 3 2 से 5
अब देखो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। 5 के 15 चौके 60, 5 के 15 चौके 60 दूनी 120, 120 240, 480 और 960। तो अब एक ऐसा नंबर जो 960 के पहाड़े में आता हो वो आपका आंसर होगा। ये इसका दूसरा तरीका। क्लास ये प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है और इसके लिए मैंने हर टॉपिक के लिए कंसेप्ट वीडियो डाल रखी है। जिसको थोड़ी भी दिक्कत हो प्लीज चैनल में जाके सारी वीडियो देख ले। देखो ये तरह का क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो परसेंटेज वाले चैप्टर में जाना इस तरह का सेम क्वेश्चन डाल रखा है। 27% मार्क्स आए लेकिन वो 12 नंबर से फेल हो गया तो 12 नंबर और चाहिए। और 38% मार्क्स आए लेकिन उसके 32 नंबर ज्यादा है, 32 कम कर दो। तो यानी कि 27% में 12 नंबर जोड़ दो और 38% में 32 नंबर घटा दो। वो दोनों के दोनों परसेंटेज ऑफ पासिंग के इक्वल आएगा। क्यों? इसको जोड़ के भी पास हो रहा है, इसको घटा के भी पास हो रहा है, तो इक्वल कर दो। इधर लिया हो तो क्या हो जाएगा, -11% इक्वल टू -44x%। तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400 इज और आंसर। सबसे बेस्ट तरीका, इसमें कोई झंझट नहीं होती और कोई टाइम वेस्टेज नहीं होता। देखो संदीप और उसके बेटे की उम्र का रेशो 4:1 था, 4x/1x। अब उसने कहा उनमें 11 साल बाद +11 रेशो हो जाएगा 13/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 6 24x + 66 बराबर 13x + 143। इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 11x बराबर कितना हो जाएगा, 143 में से 66 गया तो बचा 7 और 7 77। तो x बराबर 7 आ गया, x बराबर 7। तो अब वो ये कह रहा है कि उसकी उम्र बताओ, किसकी, ये संदीप की। तो देखो 7 को कहाँ रखोगे, संदीप की एज 4 थी, 7 चौक 28, तो 28 साल का हो गया संदीप, 28 साल का हो गया संदीप। तो लड़का कितने साल का होगा, 7 साल का। लेकिन वो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि संदीप की एज जब बताओ जब उसका बच्चा पैदा होता, तो दिमाग लगाओ, जब बच्चा 7 साल का है तो संदीप 28 साल का है, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो संदीप कितने साल का होगा, 21 साल का। तो क्लास आंखें खुली रखनी है, वो गलती वाला ट्रैप देगा, उसने 28 दे रखा है ताकि आप फंस जाओ। देखो ये क्वेश्चन भी परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लास क्या क्वेश्चन है, उसने कहा पहला नंबर और तीसरा नंबर इतना इतना कम है, पहला और दूसरा इतना इतना कम है तीसरे से। ओके, तो तीसरे को मान लो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरे को 100 मान लो। तो पहला कितना है, 40% कम है, मतलब 60 होगा। दूसरा 43% कम है, यानी कि 57 होगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले। अब उसने कहा बाय व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है, 3, लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज में जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है उसे नीचे रखते हैं, गुणा 100, 20 पंजे 100। दिस इज योर आंसर। क्लास बहुत इजी कंसेप्ट है, मैंने हर कंसेप्ट के लिए चैप्टर डाल रखा है। अगर आप चाहो तो वहां से देख के अच्छा सक्सेस कर सकते हो। और याद रखना, जिसकी कामयाबी हो गई वो कामयाब है, जिसकी नहीं हुई वो फेलियर है।